हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 31 दिसंबर। आज हिंदी न्यूज़ पर एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर कल जो है अयोध्या में एक एयरपोर्ट में उसको इनॉग्रेट किया है और अप टू 46 प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने वर्कआउट किया है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक न्यू ट्रेंड्स जो है अमृत भारत जो है इनॉग्रेट किया है। अमृत भारत फ्लैग किया, 2 अमृत भारत ट्रेंड्स को उन्होंने फ्लैग किया था। इम्पोर्टेंट ट्रेंड, ये न्यू ट्रेंड है, इसको कुछ फीचर से हम डिस्कस करेंगे। न्यू फीचर से कुछ हम न्यू ट्रेंड है उसका कुछ टॉपिक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी Saturday launches 46 project estimated 15,700 crores in अयोध्या। इनागुरेट महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी एक रिकॉर्ड किया था। एंड उसका जो अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन को उसका भी रिवैम्प का प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और जो प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दिस टॉपिक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और पॉलिटी चैप्टर इसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक के ऊपर आए तो आप क्वेश्चन अटेंड कर पाएँ। चलिए आगे देखते हैं। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the first two Amrit Bharat Express train from Holy Town Ajodhya city December 30 according to the village authorities। बूस्ट कटिंग एक न्यू टेक्नोलॉजी है इसमें उसमें अयोध्या अमृत भारत इसमें जो पुश पुल टेक्नोलॉजी अडोप्ट किया है। पुश पुल टेक्नोलॉजी ऐसा है जो दोनों नॉर्मल ट्रेन में क्या होता है, जैसे जिस तरह ट्रेन जाता है उसमें अगर बैक करना है तो जब रिटर्न जाने में जो इसका जो इंजन है रिटर्न करना पड़े, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसमें दोनों साइड में जा सकते हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस ए न्यू क्लास ऑफ सुपर फास्ट पैसेंजर ट्रेन फीचरिंग इनोवेटिव पुश पुल टेक्नोलॉजी। उस फीचर से पुश पुल सिस्टम एनहांस ऑपरेशन सेफ्टी बाय अलाउइंग द ट्रेन टू बी ऑपरेटेड फ्रॉम आइदर एंड, एलिमिनेटिंग नीड फॉर टर्निंग द लोकोमोटिव इंजन एट जर्नी एंड। इसमें जो बोथ साइड में ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें जो नॉर्मल ट्रेन में लोकोमोटिव इंजन है उसको चेंज करना पड़ता है। इसमें इन दैट केस अमृत भारत ट्रेन में जो अमृत भारत एक्सप्रेस में नहीं करना पड़ेगा। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन विल फीचर नॉन एयर कंडीशन कोचेस पैसेंजर ट्रेन है। दिस ट्रेन एम टू एनहांस ट्रैवल एक्सपीरियंस पैसेंजर ऑफरिंग अट्रैक्टिव सीट डिजाइन इम्प्रूव लगेज सीट रैक कन्वेंशनल एमिनिटीज लाइक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट इनोवेशन टॉपिक है। इसके अलावा जो एलईडी लाइट सीसीटीवी कैमरा पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सारी इसके अंदर है। इसमें जो जर्नी कहाँ कहाँ पे है, इसमें जो दरभंगा बिहार टू एक ट्रेन आनंद विहार टू दिल्ली एक भाया अयोध्या एक ट्रेन चलेगी। दूसरा ट्रेन जो है मालदा टाउन फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू बेंगलोर, दोनों जगह में दोनों जगह में चलेंगे। न्यू टॉपिक है अमृत भारत ध्यान इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। न्यू ट्रेंड न्यू फीचर्स है, इसको कुछ हम फीचर डिस्कस किया। ठीक है, एक तो पुश पुल टेक्नोलॉजी है, दोनों साइड में जा सकते हैं, इसमें ध्यान में नोट करके रखेगा। दूसरा जो है बता रहे 6 न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस में इनोवेट किया था मोदी जी ने वर्चुअली फ्रॉम अयोध्या वर्चुअली उन्होंने इनोवेट किया था। 6 ट्रेन है श्री माता विष्णु देवी कटरा तो न्यू दिल्ली तो एक ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। अमृतसर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, कोयम्बटूर बेंगलोर और बेंगलोर मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस, जालना तो मुंबई। तीसरा जो है अयोध्या तो आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस 6 ट्रेन रिकॉर्ड किया था। कुछ क्वेश्चन है 2013 में रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर। बहुत ध्यान से देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम हिज अपॉइंटमेंट कुछ फीचर्स कुछ क्लॉजेज है ये बता रहे इसमें फुलफिल होना चाहिए। डिड नॉट नेसेसरी बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 हाउस है, लोअर अपर मतलब राज्यसभा लोकसभा है। इसमें कोई भी एक हाउस में उसमें ज़रूरत नहीं उसका जो मेंबर हो सकते थे और बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ वन हाउस विद इन 6 मंथ। मतलब ये पॉइंट बता को ऐसे जो पार्लियामेंट में जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट होंगे उस टाइम में ज़रूरत नहीं पार्लियामेंट का दोनों हाउस में कोई भी एक का सदस्य होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन 6 मंथ में कोई भी एक राज्यसभा लोकसभा कोई भी हाउस का मेंबर हो सकते हैं, फुलफिल करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट बता नीड नॉट नेसेसरी टू बी ए मेंबर ऑफ वन हाउस ए पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा विद इन 6। इसमें लोकसभा का बात किया, ठीक है, विद इन 6 मंथ के अंदर लोकसभा का उसमें मेंबर होना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के बाद। लेकिन इसका पहले कोई भी हाउस का मेंबर नहीं भी होगा तो भी चलेगा। दूसरा मस्ट बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट
जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, एक कोई भी एक हाउस का पार्लियामेंट का एक हाउस का मेंबर हो सकते हैं, जिससे मस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा पॉइंट है, मतलब फिर लोकसभा का मेंबर होना ही चाहिए। इस पॉइंट का डिटेल डिस्कस करते हैं। इसका पॉइंट क्या है, इसका रिलेटेड थ्योरी जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। दी इन दिस scheme of parliamentary system, government provided by the constitution, the president is the nominal executive authority and prime minister real executive authority. In other words, president had head of the state and prime minister the head of the government. ये बताया जा रहा है। Appointment का procedure of prime minister constitution does not contain any specific procedure for the selection of appointment of prime minister. कोई specific, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई स्पेसिफिक प्रोसीड्योर नहीं है प्राइम मिनिस्टर सिलेक्शन का, स्पेसिफिक प्रोसीड्योर नहीं है। आर्टिकल 75 सेज ओनली प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 ये बता रहे प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इसके बाद जो इसके ऊपर और कुछ क्लियरिटी नहीं है। However, this does not imply that president is free to appoint any person as a prime minister. In accordance with the convention of the parliamentary system of government, president has to appoint a leader of the majority party of the Lok Sabha as the prime minister. Prime minister majority of Lok Sabha का majority party है, उसका लीडर जो है उसको प्राइम मिनिस्टर घोषित किया जाएंगे। लेकिन कुछ केस ऐसा भी हुआ, कई केस ऐसे हुआ, केस टू केस डिस्कस करेंगे, तो ऐसा हर टाइम ऐसा भी नहीं होता। लोकसभा का जो मेजोरिटी है उसको लीडर की करेंगे, कई केस ऐसा सिचुएशन आ जाता है उसका दूसरा प्रेसिडेंट को जो है दूसरा डिसीजन लेना पड़ता। एक केस ये बात व्हेन नो पार्टी हैज ए क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, व्हेन देन द प्रेसिडेंट may exercise his personal discretion in the selection of appointment of the prime minister. इन केस में कोई स्पेसिफिक अगर मेजोरिटी लोकसभा का नहीं है, अगर ऐसा कुछ केस है, इन दैट केस प्राइम जो प्रेसिडेंट है अपना डिस्क्रिप्शन कुछ सिचुएशन अपना डिसीजन ले सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, इन सच सिचुएशन प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट ए लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोalition ऑफ द लोकसभा in the Lok Sabha as a prime minister and asks him to seek a vote of confidence in the house within a month. इन दैट केस में क्या होता है, जो लार्जेस्ट पार्टी है वो कोalition है, लोकसभा का कोalition मेजर पार्टी है, उसका जो लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर घोषित किया जाएगा और उसका जो है आक्स में तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हाउस में विद इन वन मंथ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को जीतना पड़ेगा, वैसे को बताया जाएगा। दिस डिस्कशन वाज एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1979। ऐसा केस हुआ था व्हेन नीलम संजीवा रेड्डी द प्रेसिडेंट, उसका प्रेसिडेंट था, अपॉइंट चरण सिंह द कोalition लीडर as the prime minister after the fall of जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई। 1979 में जो मोरारजी देसाई जनता पार्टी हेड गवर्नमेंट फॉल हुआ था, उस टाइम प्रेसिडेंट जो है जो लार्ज जो है कोalition लीडर में लार्जेस्ट कोalition लीडर चरण सिंह को घोषित किया था। एक महीने के बाद जो है उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में इन हाउस में उसको अपना जीत साबित करना पड़ा। देयर इज ऑल्सो वन मोर सिचुएशन व्हेन द प्रेसिडेंट मे हैव टू एक्सरसाइज हिज इंडिविजुअल जजमेंट इन द सिलेक्शन अपॉइंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दैट इज व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर। उसके बाद उसका कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है। इन केस को इंदिरा गांधी के टाइम में ऐसा हुआ था। 1984 इंदिरा गांधी देहांत के बाद जो उसका जो शूट आउट हुआ था, उसके बाद जो प्रेसिडेंट जेल सिंह या फिर राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर पद में घोषित किया था। ठीक है। लैटरन कांग्रेस पार्लियामेंट पार्टी unanimously elected him as a leader. However, if on the death of incumbent prime minister, the ruling party elect a new leader, the president has no choice but appoint him as a president. अगर इनकम्पेंट प्राइम मिनिस्टर का एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो रूलिंग पार्टी जो है उसको जो रूलिंग मेजोरिटी पार्टी है, पार्टी में एक न्यू लीडर उसको जो प्राइम मिनिस्टर उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नॉर्मल केस है। एक केस हुआ था, एक हाई कोर्ट का जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। हाई कोर्ट का 1980 में हाई कोर्ट डज नॉट रिक्वायर द पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन लोकसभा का बात करें बिफोर अपॉइंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हाई कोर्ट 1980 में जो बोला तो मेजोरिटी कोई प्राइम मिनिस्टर सिलेक्शन का पहले ऐसे जरूरत नहीं उसको लोकसभा का जो है उसको मेजोरिटी होना पड़ेगा, ऐसे जरूरत नहीं। ठीक है, कुछ ऐसा को बताया था, बाद लेटर ऑन उसको मेंबर होना पड़ेगा। President may first appoint the prime minister and then ask him to prove a majority in the Lok Sabha within reasonable time। तो उसके बाद जो है एक सभा का मेजोरिटी प्रूव करना पड़ेगा विद इन रीजनेबल टाइम फ्रेम।
इंडिया का चारण सिंह 1979 में होता है, VP सिंह 1989, चंद्रशेखर जो 1990, PV नरसिम्हा राव 1991, इन इस सब केस में AB वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी 1996, देवगौड़ा 1996, I.K. गुजराल 1997, अगेन AB वाजपेयी 1998 वाज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर इन दिस वे। और इस सब में एक तो दिल्ली का दिल्ली हाई कोर्ट का जो था उसको जरूरत में, लोकसभा का जो मेंबर जरूरत में, लोकसभा की बात किया तो लोकसभा के बाद मेजोरिटी उन्हें साबित किया। इस सब में जो सारी जो प्राइम मिनिस्टर जो हुआ था, इलेक्ट हुआ था इसमें, इस सब केस में तो हमने देखा लोकसभा केस में जो जरूरत नहीं, लोकसभा का जो मेजोरिटी होना पड़ेगा, बाद में उसको अप्रूव करना पड़ेंगे। लेकिन एक केस और हुआ था 1997 में, सुप्रीम कोर्ट एक घोषित जजमेंट दिया था दैट ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस पार्लियामेंट, कोई भी एक पार्लियामेंट, लोकसभा राज्य दोनों को बात किया, मे नॉट भी कोई भी एक लोकसभा हो सकता है, राज्यसभा की बात हो सकता है मेंबर, जरूरत नहीं, can be appointed prime minister for 6 months within which she should become a member of either house of parliament, कोई भी 6 मंथ का जरूरत नहीं, लोकसभा राज्य कोई भी एक हाउस का उसमें मेंबर होना पड़ेगा। ही कैन सी अदरवाइज ही सी द प्राइम मिनिस्टर, इज द प्राइम मिनिस्टर। दिस पॉइंट है। कंसिक्वेंटली द प्राइम मिनिस्टर मे बी मेंबर ऑफ एनी टू हाउस, इसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर मे बी मेंबर ऑफ एनी टू हाउस, एनी वन ऑफ द टू हाउस। फॉर एग्जाम्पल 3 प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी 1966, देवगौड़ा 1996, मनमोहन सिंह 2004, और मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये राज्यसभा का मेंबर था। ठीक है, एक कुछ पॉइंट तो हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट का, लोकसभा राज्यसभा कोई भी एक का हो सकता है, जरूरत नहीं लोकसभा का ही हो, ऐसे जरूरत नहीं। तो हमारा क्वेश्चन था 2013 में, डिड नॉट नेसेसरी मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मे बी इन मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ, एक करेक्ट है, कोई भी एक हाउस का जरूरत है, तो कोई लोकसभा राज्यसभा का। डिड नॉट नेसेसरली बी मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा, नो ओनली लोकसभा नहीं, लोकसभा दोनों, इसका वो दोनों का हो सकता है, इसमें ये दोनों में उसमें लोकसभा का बात किया, तो ये ठीक नहीं है। दूसरा जो है, तीसरा जो है, मस्ट बी मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नाउ, ये तो हमने देखा है, कोई भी एक जरूरत नहीं पार्लियामेंट। मस्ट बी मेंबर लोकसभा, ये भी नो, ये भी नहीं है, तो हमारा जो पॉइंट नंबर 1 ही करेक्ट है जो हमने डिस्कशन किया। एक कुछ पॉइंट है रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर। हम नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। आज का दूसरा आर्टिकल इकोनॉमी रिलेटेड है, इकोनॉमी GS3। टेक्सटाइल सेक्टर फेसेस ESG चैलेंजेस, जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, ESG मतलब सोशल गवर्नेंस रूल्स है यूरोपियन कंट्री, जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, जो यूरोपियन कंट्री को अपना गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, वो ESG नॉर्म्स को कंप्लाइंस को सर्टिफाई करना पड़ेगा ऑडिट करके, ESG नॉर्म्स इम्प्लीमेंट, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस के ऊपर ऑडिट करके उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। न्यू रूल्स है, 2026 तक अंदर इसको क्लियरिफाई करना पड़ेगा। इसमें बताया जा रहा है जो मेनली तो तिरुपति तमिलनाडु कोयम्बटूर में मोस्ट ऑफ दी कंट्री जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इसलिए इसमें ये जो ESG रूल्स है इसमें कंप्लाई करने का बहुत बड़ा इसका डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटिंग पर्पस एक न्यू चैलेंजेस है, कई से रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका सर्टिफाई करना पड़ेगा। इसके पहले इसका ऑलरेडी जो EU जो CBAM जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसके ऊपर ऑलरेडी लागू है, वो भी 2026 तक कंप्लाई करना पड़ेगा। जो भी टेक्सटाइल सेक्टर जो भी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल तो वो लोग कंप्लाई कर सर्च पर हो जाएगा, लेकिन जो लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है? कार्बन बॉर्डर जो भी अगर कोई जो भी प्रोडक्ट यूरोपियन कंट्री में जा रहा है, उसके लिए यूरोपियन कंट्री में एक रूल्स एंड रेगुलेशन रूल्स चालू किया, जो इंडस्ट्रीज है कितना जो अपना ग्रीन गैस कार्बन एमिटेड करते ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ दिस गुड, कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे हैं, वो अपना उसका रिपोर्ट जो है यूरोपियन कंट्री को जो है देना पड़ेगा। उसके बेसिस में पुट फेयर प्राइस जो उसको लागू करेंगे, इसके जो प्राइस जो उसके ऊपर धार्ज करेंगे, उसके ऊपर करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, ये जो है इसका मतलब ये है, इसका मतलब जो कोई भी इंडस्ट्रीज है जो सब प्रोडक्शन के दौरान जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो रिड्यूस करे, ठीक है, ये इसका मेन टारगेट है। ग्रीन हाउस का एमिशन का बहुत बॉयलर चलता है, उसमें कोल यूज होता है, कोल का जो ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है, ठीक है, तो इस ऐसे उसको लिए अपना जो ग्रीन हाउस एमिशन करे, उसका जो गैस जो एयर में जाता है उसका पहले उसको फिल्टर करने के बाद ही गैस मतलब उसके बाद एक्सपोज हो,
ऐसे भी बहुत सारी मशीन्स हैं, उसको गैस को फिल्टर किया जाता है, कार्बन को जो है को आउट निकले और सेपरेट किया जाता है। इसके बाद जो EHG एनवायरमेंटल, बहुत से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, एनवायरमेंटल रिलेटेड टॉप एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करना पड़ेगा। जो जीरो डिस्चार्ज, जो भी डिस्चार्ज कोई भी ETP इफ्लुएंट ट्रीटमेंट कोई भी केमिकल यूज़ करते हैं ड्यूरिंग डाइंग प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में, तो केमिकल वो भी जो वाटर है वो तो उसको वो लैंड का पॉल्यूशन करने के, लैंड में डिस्चार्ज करने के पहले उसको ट्रीटमेंट करना किया जाए, उसको न्यूट्रलाइज करा जाएगा, उसका pH वगैरह जो है BOD COD जो है चेक करने के बाद ट्रीटमेंट करने के बाद जीरो। ये भी एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी है सोशल ऑडिट है, किसी को सोशल रिलेटेड है, गवर्नेंस रिलेटेड और सोशल रिलेटेड मतलब है जो इंडस्ट्री में जो है 18 साल का जो है कोई भी कारीगर उसका होना नहीं होना चाहिए। सोशल ऑडिट, किसी को 8 घंटे का जॉब नहीं करा चाहते उसको पार्ट टाइम, मतलब किसी को ऐसे नहीं 2 शिफ्ट चला रहे बच्चों 16 घंटा वर्क कर रहे हैं। लेडीज़ के लिए जो है उसको प्रेगनेंसी में जो है टाइम में उसका जो छुट्टी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसका टाइम सैलरीज टाइम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो सैलरीज है एज पर लिविंग वेज, जो सिटीज़ में रहते हैं उसका लिविंग वेज, उसका मतलब मुंबई में जो रहते हैं मुंबई में और जो गांव में रहते हैं दोनों का, एक इंडस्ट्री मुंबई में है, एक इंडस्ट्री गांव में है, दोनों का कॉस्ट लिविंग कॉस्ट अलग अलग होगा, इसलिए कॉस्ट ऑफ जो लिविंग वेजेस अलग अलग होगा। ये भी पॉइंट है सोशल गवर्नेंस का पॉइंट ऑफ व्यू। ओवरऑल जो है पॉइंट जो है ये सारी ESG जो एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए चैलेंजिंग जॉब है, यही बताया जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपैरल सेक्टर तमिलनाडु कंट्रीब्यूट्स टू 50% ऑफ इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी का। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी क्या है, मतलब जो रिसोर्स में रिन्यूएबल एनर्जी मतलब हो सकते हैं आपको यार ये जो सनलाइट से होता है उसको एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। 300 टेक्सटाइल प्रोसेसिंग जहाँ पे डाइंग होता है, त्रिपुरा कनेक्टेड टू ए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें जो है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट डिस्चार्ज, जीरो डिस्चार्ज लिक्विड डिस्चार्ज, इसमें जो है ग्राउंड में जो है जीरो लिक्विड में कोई लिक्विड जो डिस्चार्ज जीरो लिक्विड डिस्चार्ज करते हैं, कोई भी केमिकल जो ग्राउंड में नहीं छोड़ते हैं। पानीपत हरियाणा ओपन एंड स्पिनिंग एक स्पिनिंग है यूज। और रिसाइकिल फाइबर क्या, जो प्लास्टिक बोतल है उसको रिसाइकिल किया जाता है, उसको फाइबर बनाया जाता है, मतलब ये रिसाइकिल दोबारा रिसाइकिल कर दिया तो उसको वेस्ट नहीं आता। 90% use PET bottles into fiber. Now European countries moves towards a new implementation environmental and social and governance। क्या है एनवायरमेंटल, जब हम बात की एनवायरमेंटल तो पॉलिसी होना चाहिए उसका एनवायरमेंटल, जो भी चीज़ पॉइंट जो आप एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, उसको नॉर्म्स के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। वाटर का टेस्टिंग करना पड़ेगा, सारी पॉइंट कंप्लायंस ऑडिट है, ठीक है। सोशल गवर्नेंस सारी ऑडिट करना पड़ेगा। ये बताया जा रही है कुछ पॉइंट जो है टेक्सटाइल तो लो मीडियम लो मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी सारी चैलेंजिंग जॉब है, काफ़ी डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा, इस पॉइंट है। प्रेजेंट ग्लोबल क्लॉथिंग ब्रांड ऑलरेडी बिगन विजिटिंग गारमेंट, मतलब ग्लोबल जो ब्रांड है यूरोपियन का जो ब्रांड है और विजिटिंग गारमेंट फास्ट फैशन कल्चर डेली बाई ESG compliance। लीडिंग गारमेंट एक्सपोर्टर Coimbatore said ECG norms compliance are mandatory to judge the continued सप्लाई। ECG नॉर्म्स को ऑडिट करने का कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद ही जो है एक्सपोर्ट करना पड़ेंगे, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है। इसमें यही बताया जा रहा है जो इसमें जो लिविंग वेज, ठीक है, लिविंग वेज का क्या जो हम बताएं, लिविंग वेज मतलब जो सिटी डिपेंड करेंगे लिविंग वेज उस टाइम जो इन्फ्लेशन कितना है जो मार्केट के बेस में उसको सैलरी देना पड़ेगा। इट इज डिफाइंड स्टेट टू लीडिंग टू डिफाइंड लेबर कॉस्ट जो हमने डिस्कस किया था। इंडिया एक्सपोर्ट 16% कॉटन टेक्सटाइल टू यूरोपियन कॉटन, 100% कॉटन 16%, 40% 16 सिंथेटिक फाइबर, 28% अपैरल गुड्स मतलब गारमेंट फैब्रिक जो यूरोपियन कंट्री एक्सपोर्ट करते हैं। इन दैट केस में जो ECG नॉर्म्स में सप्लाई करने नॉर्म जो अटेंड करने के लिए काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन, काफ़ी सारी प्लेसेज मेजर, काफ़ी सारी एक्शन लेना पड़ेगा, काफ़ी सारी वर्क करना पड़ेगा, जो कंप्लाई नहीं है वो ठीक करना पड़ेगा। जिसका जॉब अगर सोशल में बहुत सारी जॉब जो है टेम्पोररी, उसका जॉब को परमानेंट करना पड़ेगा, जॉब को बहुत सारी सोशल कंप्लेंट्स है, किसी को ऐसे जो इसका ओवर टाइम नहीं करना, किसी को मतलब किसी को नॉन मेंटल टॉर्चर नहीं होना चाहिए कोई भी कारीगर को, ऐसे कंप्लेंट होना पड़ेगा। एक कुछ पॉइंट है रिगार्डिंग ESG नॉर्म्स, ठीक है।